हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने यहाँ पे रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं की यहाँ पे एग्जाम डेट और दोस्तों एग्जाम कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आप सभी ने एग्जाम कैलेंडर देखा होगा और दोस्तों सभी एग्जाम्स की जो डेट है उसमें मेंशन की गई है और दोस्तों किस किस दिन आपकी एग्जाम होने वाली है ये भी उसमें मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों, इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें हमने विभिन्न पहलुओं पे बात की थी कि किस जोन से यहाँ पे कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हमने बात की थी, जोन वाइज कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं और दोस्तों जो आरटीआई रिप्लाई यहाँ पे जो टोटल फॉर्म को लेके रेलवे ने जारी किया था उसके आधार पे हमने दोस्तों ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा जोन आपका हाई कट ऑफ जोन रहने वाला है और कौन सा जोन आपका लो कट ऑफ जोन रहने वाला है। और दोस्तों हमने इसकी एग्जाम डेट के बारे में भी डिटेल में बात कर ली थी। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं कि आपने जिस जोन से अप्लाई किया है वहां पे आपका कंपटीशन लेवल कितना रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और दोस्तों क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है उसके बारे में डिटेल्ड बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस और दोस्तों सिलेक्शन पैटर्न जानने के लिए हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। CEN नंबर 01/2024 ये आपका आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो दोस्तों, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रही थी उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट यहाँ पे 20 जनवरी 2024 थी और दोस्तों क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपकी यहाँ पे 19 फरवरी थी और दोस्तों इसकी करेक्शन विंडो आपकी 20 फरवरी से 29 फरवरी तक यहाँ पे ओपन रही थी। तो दोस्तों, ये तो प्रीवियस डेट्स हो गई इसकी। इसके बाद में दोस्तों इसके फॉर्म दोबारा भी रीओपन हुए थे और उसके बाद में वैकेंसी बढ़ने के बाद में आपके यहाँ पे दोबारा फॉर्म रीओपन हुए थे। उसके बाद का आरटीआई रिप्लाई हमने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियो में कितने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में यदि वैकेंसीज की बात करें तो 18,799 वैकेंसीज आपकी आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 की यहाँ पे रहने वाली हैं और दोस्तों लगभग 17.5 लाख फॉर्म इसके लिए आपके यहाँ पे टोटल प्राप्त हुए हैं सभी जोन्स को मिला के। तो दोस्तों, पर सीट यदि हम कंपटीशन की बात करें तो दोस्तों एक सीट पे 90 कैंडिडेट के बीच में यहाँ पे ओवरऑल कंपटीशन देखने को मिल रहा है कि एक सीट पे 90 कैंडिडेट के बीच में यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। तो दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अब दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, जिसके लिए आपका पे लेवल यहाँ पे 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग आपका लेवल 2 का यहाँ पे ये जॉब रहने वाला है और इनिशियल पे आपका 19,900 रुपए रहने वाला है और दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 टाइप का यहाँ पे रहने वाला है और दोस्तों एज की गणना यहाँ पे मिनिमम एज 18 वर्ष और दोस्तों मैक्सिमम एज 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई थी। और दोस्तों ये आपका जो स्टार्टिंग वैकेंसीज का डाटा है, इसके बाद में दोस्तों वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हो गई थी। तो हम इसके जो स्टार्टिंग में जारी हुआ था जो डिटेल नोटिफिकेशन उस पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात हो गई थी और दोस्तों इसकी जो क्या यहाँ पे लेवल रहने वाला है उसके बारे में हमने बात कर ली थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें मेनली आपके यहाँ पे 3 चरणों में ये भर्ती आपकी आयोजित करवाई जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपका CBT 1 यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, फिर दोस्तों CBT 1 में शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा और दोस्तों CBT 2 में शॉर्टलिस्ट होने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे CBAT यानी कि आपका साइको टेस्ट उसके लिए यहां पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों जो आपका फाइनल मेरिट यहां पे तैयार होने वाला है वो आपका CBT 2 के मार्क्स के बेसिस पे यहां पे तैयार किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों 1/3 आपकी यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है CBT 1 और CBT 2 में। अब दोस्तों यहां पे जनरल इंस्ट्रक्शंस की यहां पे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपके जो बेसिक डिटेल है वो आपके यहाँ पे बताई गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो इसकी CBT 1 और दोस्तों CBT 2 की यहाँ पे डेट्स के बारे में बताया गया है क्योंकि उस समय तक इसकी डेट यहाँ पे निर्धारित नहीं की थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं हम फ्री ट्रेवल अथॉरिटी की। तो दोस्तों जो कैंडिडेट आपके SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे रेलवे फ्री ट्रेवल अथॉरिटी का पास यहाँ पे जारी करता है। तो दोस्तों जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाला होगा तो उस समय आपसे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करवाया होगा यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं और दोस्तों आप फ्री ट्रेवल अथॉरिटी चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करवाया होगा। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट ने अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड किया था तो दोस्तों जब इसके एडमिट कार्ड यहाँ पे किए जाएंगे यानी कि जब आपका एग्जाम से 10 दिन पहले यहां पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा तो दोस्तों आप अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पे जो SC ST कैंडिडेट हैं वो अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका फ्री ट्रेवल पास भी वहां पे आपको डाउनलोड कर लेना है और दोस्तों उसकी एक हार्ड कॉपी ले जाके आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में अपनी हार्ड कॉपी लेके जानी है और दोस्तों नजदीकी रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे और दोस्तों जहां भी जिस सिटी में आपका एग्जाम होगा
तो दोस्तों उस सिटी के लिए आप अपना वहां पे सेकंड क्लास का यहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि स्लीपर का आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो ट्रेवल करते समय भी आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पे जेरोक्स अपने साथ जरूर कैरी करें, क्योंकि दोस्तों जब वहां पे टीसी अगर चेक करता है तो दोस्तों आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो देखने के लिए बोलेगा। तो दोस्तों आपको वहां पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट को अपने साथ में रखें। ओरिजिनल नहीं लेके जाना है तो आप दोस्तों उसकी जेरोक्स अपने साथ में रखें ट्रेवल करते समय भी। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 टाइप का यहाँ पे रखा है। और दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड A1 टाइप में यदि हम डिटेल में बात करें तो दोस्तों आपका डिस्टेंट विजन यहाँ पे 6/6 होना चाहिए आपका विदाउट ग्लासेस विद फॉगिंग टेस्ट, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, यानी कि आपके जो लेंस की पावर है वो यहाँ पे 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपने यदि चश्मा भी लगा रखा है तो दोस्तों आपका जो लेंस है उसकी पावर यहाँ पे 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों नियर विजन की बात करें तो दोस्तों 0.6 यहाँ पे आपका विदाउट ग्लासेस यहाँ पे रखा गया है, 0.6 आपका नियर विजन होना चाहिए। अब दोस्तों फिर तो आपका मेडिकल टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, उसमें क्या क्या होने वाला है तो दोस्तों कैंडिडेट को यहाँ पे मेडिकल टेस्ट में कलर विजन आपको पास करना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन आपको पास करना पड़ेगा, और दोस्तों फील्ड ऑफ विजन आपको पास करना पड़ेगा, नाइट विजन आपको पास करना पड़ेगा, और मेसोपिक विजन आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। क्योंकि दोस्तों जो एएलपी की जो भर्ती होती है तो दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल जॉब होती है, और दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी में इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों इसका मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे A1 टाइप का यहाँ पे रखा हुआ है। और दोस्तों इसके लिए यदि आप लेसिक सर्जरी वाले कैंडिडेट हैं तो दोस्तों लेसिक सर्जरी करा के आप वहां पे जाइएगा तो दोस्तों आपका कैंडिडेचर वहां पे रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे जो रेलवे हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में आपकी सारी कुछ जांच की जाती है। तो दोस्तों लेसिक सर्जरी वाले कैंडिडेट्स को वहां पे उनका कैंडिडेचर मेडिकल टेस्ट में वहां पे रद्द कर दिया जाता है। अब दोस्तों एज वाइज यहाँ पे रिलैक्सेशन आप इसमें देख सकते थे जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था। अब दोस्तों यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन उस समय आपने देखी होगी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने फॉर्म भरा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ये तो हम जान ही चुके हैं कि 3 चरणों में इसका सिलेक्शन होने वाला है। CBT1, फिर दोस्तों आपका CBT2 यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा, उसके बाद में दोस्तों आपका CBAT यानी कि आपका साइको टेस्ट यहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा। अब दोस्तों फर्स्ट स्टेज की हम बात कर लेते हैं जो आपका CBT1 होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं पहले पॉइंट में क्या मेंशन किया हुआ है। CBT1 will only be screening exam for shortlisting eligible candidates for CBT2 based on their normalized marks and merit। तो यहाँ पे इसमें मेंशन इन्होंने ये किया हुआ है कि CBT1 आपका जो Tier 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपका CBT1 आयोजित करवाया जाएगा। और दोस्तों CBT1 आपका वरियस शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों इसका आपको वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर से आपका CBT1 का रिजल्ट वहाँ पे जारी किया जाएगा। फिर दोस्तों सेकंड पॉइंट में क्या मेंशन किया हुआ है, द मार्क्स ऑफ CBT1 शैल नॉट बी काउंटेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल पैनल। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट आपका CBT1 के मार्क्स के आधार पर नहीं निर्धारित किया जाएगा, यानी कि CBT1 के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिंपल सी बात इन्होंने अपने सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मेंशन की हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC SC ST हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT2 बाय अवेलिंग रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एज शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट्स देयर रेस्पेक्टिव रिजर्व कम्युनिटीज ओनली फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी कि इसमें एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे SC ST और दोस्तों OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि दोस्तों यदि आप CBT1 यहाँ पे देते हैं और दोस्तों CBT1 आप क्लियर करते हैं, भले ही आपके मार्क्स यहाँ पे जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा आ रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे जनरल फाइट नहीं माना जाएगा। ओनली आप अपनी कैटेगरी की सीट में ही जॉब ले पाओगे, यानी कि आप अपनी कैटेगरी की सीट में ही काउंट किए जाओगे, यानी कि आप जनरल कैटेगरी की सीट पे वहां पे काउंट नहीं किए जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से इन्होंने अपने पॉइंटों में मेंशन किया हुआ है। अब दोस्तों पैटर्न एंड सिलेबस की बात कर लेते हैं जो आपका CBT1 का रहने वाला है। तो दोस्तों ड्यूरेशन की बात करें तो दोस्तों 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपका CBT1 रहने वाला है। अब दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो दोस्तों 75 क्वेश्चन यहां पे आपके रहने वाले हैं। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों 75 नंबर का आपका CBT1 होने वाला है। अब अगला पॉइंट यहां पे देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आपकी यहां पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3, यानी कि 0.33 नंबर यहां पे आपके प्रत्येक गलत क्वेश्चन के लिए यहां पे काट लिए जाएंगे। तो दोस्तों 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और दोस्तों इसको आसान भाषा में समझने के लिए, यानी कि जब आपके 3 क्वेश्चन यहां पे रॉन्ग हो जाएंगे तो दोस्तों आपका एक राइट क्वेश्चन यहां पे ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, यानी कि 3 रॉन्ग क्वेश्चन बराबर 1 राइट क्वेश्चन, यहां आपका जो नेगेटिव मार्किंग का यहां पे रोल रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBTs हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, यानी कि आपकी जो CBT है वो CBT1 मल्टीपल शिफ्ट में यहां पे करवाया जाएगा। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन फैक्टर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगले पॉइंट में क्या मेंशन किया हुआ है, मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको इतने नंबर तो कम से कम वहां पे लाने ही होंगे, तभी आप
इसमें जो CBT2 की जो शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी तो उसके लिए आप एलिजिबल रहोगे, यानी कि इतने मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको वहां पे चाहिए। तो दोस्तों UR और EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 30%, SC के लिए 30% और दोस्तों ST के लिए 25% नंबर यहाँ पे आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे। अब फिर दोस्तों अगले पॉइंट में, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फॉर CBT1 विल बी जनरली बी इन कंफर्मिटी विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस आंसर्स एंड आर लाइकली टू कवर टॉपिक्स प्रिपेयरिंग टू द फॉलोइंग सिलेबस। यानी कि आपका जो CBT1 आपका जो जनरल सामान्य ज्ञान यानी कि पोस्ट से रिलेटेड आपकी जो योग्यता है और जो आपका एजुकेशनल लेवल है उसको जांचने के लिए आपका यहाँ पे करवाया जाएगा। और दोस्तों आपके वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे आपका होने वाला है। और दोस्तों जो नीचे जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया है तो दोस्तों वहीं से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सिलेबस की बात कर लेते हैं जो CBT1 का रहने वाला है। तो दोस्तों मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका नंबर सिस्टम से वहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, फिर बोर्ड मॉस, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, पाइप सिस्टम, ETC। यानी कि इन चैप्टर से आपके यहाँ पे सवाल पूछे जाने वाले हैं। मैथमेटिक्स का ये टोटल सिलेबस रहने वाला है। और दोस्तों जो आपके क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो 10th लेवल का आपका यहाँ पे लेवल रहने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की। तो दोस्तों रीजनिंग का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है तो दोस्तों वो देख लेते हैं। तो रीजनिंग में आपके एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोलिज्म, जंबल, वेन आरेख, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिस्कशन मेकिंग और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस, ETC। यानी कि ये आपका रीजनिंग का यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्ट 3 में आपके जनरल साइंस। द सिलेबस अंडर शैल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो दोस्तों जनरल साइंस आपकी 10th लेवल की यहाँ पे पूछी जाने वाली है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं आपके चौथे पार्ट जनरल अवेयरनेस की। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आपसे करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज यानी कि CBT2 की। तो दोस्तों CBT1 में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे CBT2 के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे आपके क्या मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CBT2 shall be done RRB wise and community wise as per their normalized marks and merit in CBT1। यानी कि आपके जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके CBT2 के लिए तो दोस्तों RRB वाइज और दोस्तों कम्युनिटी वाइज यानी कि आपके जो कैटेगरी वाइज आपके कैंडिडेट वहां पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और दोस्तों उनके CBT1 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। और दोस्तों RRB वाइज अलग अलग कट ऑफ तैयार होगी। दोस्तों प्रत्येक RRB में प्रत्येक कैटेगरी की यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित की जाएगी, उसके आधार पर आपके CBT2 के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT2 शैल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड अगेंस्ट ईच RRB। यानी कि दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत से कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि कितने गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पे CBT2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो CBT1 देने वाले कैंडिडेट हैं तो दोस्तों कितने गुना कैंडिडेट आपके CBT2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों आपकी जोन में जितनी वैकेंसीज आपकी होने वाली हैं यानी कि आपकी जो वैकेंसीज हैं और दोस्तों जो आपकी कास्ट वाइज यानी कि वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो जैसे कि किसी जोन में आपके जनरल की 50 वैकेंसीज यहाँ पे रहने वाली हैं तो दोस्तों इसके 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे CBT2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि 750 कैंडिडेट, यानी कि प्रत्येक जोन और प्रत्येक कैटेगरी की जो वैकेंसीज है उनके 15 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे CBT2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में आपका जो कॉम्पिटिशन लेवल है उसको दोस्तों CBT2 में वहाँ पे कम कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों CBT2 में आपके लिए वहाँ पे एक सीट पे 15 कैंडिडेट के बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, हाउएवर रेलवेज रिजर्व द राइट टू इंक्रीज डिक्रीज द अबव लिमिट एज रिक्वायर्ड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द नोटिफाइड पोस्ट। यानी कि यहाँ पे रेलवे का फैसला सर्वमान्य होगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे अपने जोन में जो शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट हैं ये 15 गुना कैंडिडेट है, तो दोस्तों इनकी संख्या बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, इसका राइट रेलवे को यहाँ पे दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में हम बात कर लेते हैं, द फाइनल पैनल्स फॉर ALP विल बी प्रिपेयर्ड ओनली on the basis of the marks and merit of candidates in CBT2 and CBAT। यानी कि दोस्तों
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपका जो यहाँ पे फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार की जाएगी वो आपके CBT 2 के मार्क्स और दोस्तों आपका जो साइको टेस्ट होगा उसके आधार पर यहाँ पे तैयार की जाने वाली है। यानी कि CBT 1 का तो आपका नॉर्मल सा रोल रहने वाला है जो कैंडिडेट CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों CBT 2 और आपका साइको टेस्ट यानी कि आपका CBAT यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों फाइनल मेरिट इन्हीं दोनों टेस्टों के आधार पर यहाँ पे आपकी तैयार की जाने वाली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पैटर्न एंड सिलेबस CBT 2 की। तो दोस्तों CBT 2 आपका यहाँ पे 2 पार्ट्स में आयोजित करवाया जाएगा, जिसमें आपके पार्ट 1 और दोस्तों पार्ट 2 यानी कि पार्ट ए एंड पार्ट बी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहां पे सेकंड पॉइंट में क्या मेंशन किया है, टोटल ड्यूरेशन यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपका टोटल ड्यूरेशन रहने वाला है CBT 2 के लिए। और दोस्तों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 175 क्वेश्चंस आपके CBT 2 में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपके 2 पार्ट्स में होने वाला है यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में। तो दोस्तों आपके पार्ट ए में यहाँ पे 90 मिनट का समय दिया जाएगा और दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो दोस्तों इसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा और दोस्तों 75 क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलने वाले हैं पार्ट बी में। अब फिर दोस्तों यहाँ पे तीसरे पॉइंट में हम बात कर लेते हैं, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी CBT 1 जैसे रहने वाली है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और फिर दोस्तों चौथे नंबर पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि दोस्तों CBT 2 भी आपका वरीय शिफ्ट में होगा, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन वहां भी होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉइंट 5। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इन पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि आपको जो पार्ट ए में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितने चाहिए। तो दोस्तों UR और EWS के लिए 40%, OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए 30%, SC के लिए यहाँ पे 30% और दोस्तों ST के लिए यहाँ पे 25% मार्क्स आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स वहाँ पे चाहिए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की, ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फ्यूचर जो फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइड द कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों जो आपका फाइनल मेरिट में यहाँ पे जो CBT 2 पहले हमने बताया था कि आपकी जो फाइनल मेरिट जो तैयार होने वाली है वो CBT 2 के मार्क्स और दोस्तों आपके CBAT के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयार होने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक और प्रावधान यहाँ पे रखा है कि जो आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे तैयार की जाएगी उसमें आपके जो CBT 2 में आपके 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और दोस्तों पार्ट बी। तो दोस्तों आपके यहाँ पे पार्ट ए की हम बात करें तो यहाँ पे जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी वो आपके पार्ट यानी कि CBT 2 के पार्ट ए के यहाँ पे मार्क्स के आधार पर यहाँ पे तैयार की जाएगी। पार्ट ए के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में जुड़ने वाले हैं और दोस्तों पार्ट बी जिसमें आपके 60 मिनट का रहने वाला है पार्ट बी, तो दोस्तों उसके स्कोर को यहाँ पे आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किया जाएगा। आपका पार्ट बी ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी में आपको मिनिमम 35% यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे चाहिए होंगे पार्ट बी को क्वालिफाई करने के लिए। पार्ट बी के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होंगे, फाइनल मेरिट में आपके पार्ट ए के ही मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप पार्ट ए में यदि आपके अच्छे खासे नंबर भी हैं और दोस्तों पार्ट बी में यदि आप 35% अंक प्राप्त नहीं करते हो तो दोस्तों आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड यहाँ पे कर दिए जाओगे। अब दोस्तों सिलेबस फॉर पार्ट ए यानी कि CBT 2 का पार्ट ए का सिलेबस हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके 3 सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों पहला मैथमेटिक्स, तो दोस्तों मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका CBT 1 जैसा ही रहने वाला है, कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग भी आपका CBT 1 के जैसा ही रहने वाला है, इसमें भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पार्ट सी यानी कि इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए नया रहने वाला है CBT 2 में। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाएंगे। द ब्रॉड टॉपिक्स डेट आर कवर्ड अंडर दिस शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आपका जो जिस भी ट्रेड से आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया हुआ है या फिर ITI किया हुआ है तो उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे सवाल पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों यूनिट्स, मेजरमेंट्स, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर्स एंड सिंपल मैकेनिक्स, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंट, एजुकेशन, IT लिटरेसी ETC। यानी कि IT से रिलेटेड आपके यहाँ पे जो आपका तीसरा पार्ट रहने वाला है, बेसिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके यहाँ पे ये रहने वाला है। तो दोस्तों जिस भी ट्रेड से आपने वहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपके वहाँ पे सवाल यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। अब दोस्तों जो CBT 2 के पार्ट बी की बात करने वाले हैं हम यहाँ पे, जो कि आपका क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है, यानी कि 35% मार्क्स आपको यहाँ पे इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे आपको लाने ही होंगे इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी की बात करें तो इसमें पॉइंट ए में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि पार्ट बी आपका ओनली क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है और दोस्तों ये वरियस ट्रेड का अलग अलग होने वाला है, जो कि आपके वरियस ट्रेड के सिलेबस में यहाँ पे जो DGT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा यहाँ पे तैयार किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें एक नोट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पार्ट बी पॉइंट बी में, क्वालिफाइंग परसेंटेज
35% फॉर ऑल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी एंड कम्युनिटी, यानी कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 35% चाहिए, यानी कि यदि आपके 35% मार्क्स आते हैं तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई माने जाओगे इसमें। और दोस्तों आपके जो CBT 2 का पार्ट ए का जो स्कोर है वो फाइनल मेरिट के लिए यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अदरवाइज आप इसमें जो 35% मार्क्स यहाँ पे प्राप्त नहीं करते हो तो दोस्तों आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। तो दोस्तों ये सभी कैटेगरी और कम्युनिटी के लिए सेम रहने वाला है, इसमें किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन किसी भी कैटेगरी को यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब दोस्तों सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स, तो दोस्तों सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड आप देखने के लिए इसकी जो ऑफिशियल साइट है www.dgt.government.in, इसमें आप जाके देख सकते हैं कि आपके अलग अलग ट्रेड से रिलेटेड आपका क्या सिलेबस रहने वाला है CBT 2 के पार्ट बी में। फिर दोस्तों चौथे नंबर पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट्स विद ITI या ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ट्रेड, यानी कि जो भी कैंडिडेट जिस भी ट्रेड से यहाँ पे अप्लाई करेगा तो दोस्तों उसको उसी ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे सवाल देखने को मिलेंगे पार्ट बी में। फिर दोस्तों अगला पॉइंट डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी कि जो डिग्री और डिप्लोमा जिन भी कैंडिडेट ने यहाँ पे किया हुआ है तो दोस्तों वो अपनी संबंधित ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट वहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पार्ट बी के क्वालिफाई जो पार्ट बी आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होने वाला है CBT 2 में, तो दोस्तों इसमें जो वरियस इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करने के लिए दी हुई थी। तो दोस्तों आई होप आपने जो यहाँ पे एग्जाम फॉर्म अपना डाला होगा तो उस समय ये आपसे चूज करवाया होगा, इनमें से किसी एक जो सब्जेक्ट को आपने वहाँ पे चुना होगा जो कि आपको CBT 2 के पार्ट बी में वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके पार्ट थर्ड की कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि CPAT, जिसको आप साइको नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों इसमें पॉइंट ए में क्या मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज टू each notified community category UR OBC non-creamier SC ST and EWS shall be shortlisted for CBAT on the basis of their marks in part A of CBT 2 and application of reserve rules provide they qualify in part B of CBT 2, यानी कि आपका जो साइको टेस्ट होने वाला है उसके लिए आपके CBT 2 के जो पार्ट ए के मार्क्स के बेसिस पे आपके कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और दोस्तों जब 15 गुना कैंडिडेट आपका CBT 2 देंगे तो दोस्तों उनमें से 8 गुना कैंडिडेट ही आपके CBAT यानी कि आपके साइको टेस्ट के लिए वहां पे क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी कि 8 गुना कैंडिडेट आपका वहां पे साइको टेस्ट देने के लिए आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। फिर दोस्तों जो कैंडिडेट यहाँ पे आपका CBAT क्लियर करेंगे फिर दोस्तों वहाँ पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसीज के बराबर यानी कि 1/1 रेशियो में यहाँ पे कैंडिडेट को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और दोस्तों फिर उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे मेडिकल टेस्ट और दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कुछ करवाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल 3 चरणों में मिला के आपका यहाँ पे CBT 2 जो आपका ये ALP भर्ती का टोटल प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली फ्रॉम अमोंगेस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन CBAT 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए ऑफ CBT 2 एंड 30% वेटेज फॉर स्कोर ऑब्टेन्ड इन द CBAT, यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी दोस्तों तो वो किस तरीके से रहने वाली है, यानी कि आपका जो CBT टेस्ट है यानी कि जो आपका CBT 2 होगा उसके पार्ट ए के यहाँ पे 70% मार्क्स का वेटेज वहां से लिया जाएगा। और दोस्तों आपका जो साइको टेस्ट होगा आपका CBAT होने वाला है 30% उसका वेटेज लिया जाएगा। और दोस्तों दोनों को मिला के 100% में से आपकी यहाँ पे फाइनल मेरिट तैयार की जाने वाली है। फिर दोस्तों फाइनल मेरिट तैयार होने के बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और दोस्तों मेडिकल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से टोटल 3 चरणों में आपका यहाँ पे जो RRB ALP भर्ती 2024 का रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका RRB ALP भर्ती का CBT 1 CBT 2 और दोस्तों साइको टेस्ट का कंप्लीट प्रोसेस क्या कुछ किस तरीके से होने वाला है। तो दोस्तों हमने हमारी तरफ से आपको सब कुछ डिटेल में समझाने का पूरा प्रयास किया है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सभी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।